जनाब मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ जी अपना डेस्कटॉप। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ तक बात बनती है। स्क्रीन 1 ले जी। ये हमारी इस वक्त जो स्क्रीन का काम चलेगा, तो इसमें से जनाब जो लास्ट टाइम हमने काम किया था मैं उसको रिवाइज भी करता हूँ। ये हम लास्ट टाइम थे जी फंक्शंस के ऊपर, मेथड्स के ऊपर। मेथड और फंक्शन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। अगर आपके माइंड में अभी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। जनरल कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, और कॉल बाय रेफरेंस के हवाले से आउट एंड रेफ कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, ये हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो एक ख़ास चीज़ रह गई वो थी प्राम पैरामीटर्स। ये एक अरे है और मेथड ओवरलोडिंग, इन दो चीज़ों को देख के फिर हम प्रैक्टिस सेशन पे आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें लास्ट लेक्चर वाइज हैं। तो प्राम की वर्ड क्या चीज़ है? अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी मैंने एक मेथड लिखा जिसका नाम है ऐड। वो कैलकुलेटर में आप कहते हैं 2 नंबर्स को ऐड करेगा। ठीक है जी, वेल डन, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आपने दोनों को ऐड किया, फिर आपसे कहा जाता है यार कि ऐसे कि ऐड का ही मेथड चाहिए और वो 3 नंबर्स को ऐड करेगा। आप कहते हैं ठीक है। फिर वो दोबारा कहते हैं जी कि 4 नंबर को ऐड करेगा, 5 को करेगा, 6 को करेगा। इसका मतलब है हम सेम कोड कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमें एम्बिग्विटी नज़र आती है या चेंज मैनेजमेंट नज़र आती है विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्राम्स कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। प्राम क्या है? अरे है। नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स 1 से लेकर अप टू, आप इसकी एंड लिमिट देखिएगा, वो आप नंबर ऑफ आर्गूमेंट जितने मर्जी दे जाए तो वो हमारा सेम कोड काम करेगा। अब इसमें हमने करना क्या है जी, मैं अभी आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखें एक मेथड है जिसका नाम है जी कैलकुलेट एवरेज। अब यहाँ पे डबल टाइप की एक अरे पास होगी। अच्छा, अब थोड़ी सी आपको फिलहाल ये समझे कि अरेज ऐसी ही होती हैं, इसको फिलहाल ऐसे लिख लें, टाइप कर लें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा अरेज के ऊपर ही है, तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली ये उलट क्यों हो गई है C++ से। यानी हो। अच्छा, अब प्राम का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स 1 2 3 4 अप टू जो इसकी अपर लिमिट है वहाँ तक हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, ये तो जस्ट एक चेकिंग है कि अगर अरे की लेंथ जो है वो 0 है तो ये कर देना, वरना नहीं। तो मतलब कि अगर आपको पैरामीटर कुछ पास नहीं करते तो फिर क्या होगा। लेकिन अगर आप पैरामीटर पास करते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो हमने कहा कि इसका नाम है अरे। यहाँ पे एक मेथड, एक प्रॉपर्टी होती है अरे डॉट लेंथ, ये आपको अरे की लेंथ रिटर्न करेगी। तो मैंने कहा जी अरे डॉट लेंथ जितनी भी है वहाँ तक जाओ। अरे स्टार्ट होती है इंडेक्स 0 से और एक स्टेप आगे जाते रहो। अब हमने क्या करना है, ये जो अरे है जी वैल्यूज़ की, हमने क्या कह रहे हैं जी कि वैल्यूज़ को पिक करते रहो और उसको सम में ऐड करते रहो, और आखिर में क्या करो, सम को अरे की जितनी भी लेंथ थी, मतलब आपको पता आपने 2 3 4 5 6 कितने पैरामीटर ऐड किए, उस पर उसको डिवाइड कर दो। तो अब ये एक जो आपका सिंगल फंक्शन मेथड है, ये मल्टीपल, मसलन सेम टाइप के मल्टीपल किस्म के आर्गूमेंट्स पे चलेगा। बजाय कि मैं हम एक मेथड लिखें जिसमें आर्गूमेंट 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, फिर 10 हो, 20 हो, 30 हो, इस तरह से ये पैरामीटर की लिस्ट हम दे देंगे। जितना वो इसमें फील करता है उसको यूज़ कर ले। तो ये हमारा एक इसमें काम था। इसके बाद अगर आप देखें अब होगा क्या, तो जो पहला हमने मेथड लिखा है वो ये है कि इस बार हमने 10 20 30 पैरामीटर पास किए, मतलब 3 पैरामीटर के साथ काम चलाया हमने, और एवरेज आपके सामने आ जाएगी। अब इस कोड में आप देखें कि हमें ये जो नज़र आ रही वो ये है कि 10 to 60 6 जो हमारे पास है, इसके साथ हमने इसको अरे पास की है। मेथड सेम ही है, कैलकुलेट एवरेज, कैलकुलेट एवरेज। तो इनके साथ, तो अब रूल ऑफ थंब क्या हुआ कि इसने पहली बार भी हमें एवरेज शो कर दी है, दूसरी बार भी एवरेज शो कर दी है। तो अब हम नंबर ऑफ आर्गूमेंट से फ्री हो गए। तो अब कस्टमर की मर्ज़ी है, वो 0 आर्गूमेंट दे दे, 1 दे दे, 2 3 4 5 जो भी उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो प्राम कीवर्ड जो है ये हमें आज़ाद कर देता है, फ्री कर देता है, या फ्रीडम दे देता है इस चीज़ में कि हम जितने मर्ज़ी आर्गूमेंट पास कर लें। लेकिन इसकी अपर लिमिट भी है, वो देखिएगा 30 है कितनी है, ज़रूर आपने एनालिसिस करना है इस चीज़ को। मेथड ओवरलोडिंग क्या चीज़ है? देखिए, अगर मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है जो 2 इंटीजर्स को ऐड करता है। इसके बाद हमें कहा गया कि मेथड ऐसा चाहिए जो 2 डबल्स को ऐड करे। फिर हमें कहा गया हमें एक ऐसा मेथड चाहिए
जो कि टू डेटा टाइप्स लॉन्ग को ऐड करें। अब हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हमारे पास कोड सिमिलर है सब जगह पे, हम सिर्फ इनके नेम चेंज कर रहे हैं, और नंबर 2 इनके नंबर ऑफ डेटा टाइप में चेंज कर रहे हैं, बाकी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स में सिमिलर है। तो इस चीज़ से एक तो कोड की डुप्लीकेशन हो रही है, दूसरे नंबर पे इसमें इशू क्या आ रहा है कि जो बेचारा क्लाइंट है उसको याद रखना पड़ रहा है कि अगर मैं इंटीजर को ऐड करना चाहूँगा तो मुझे इस मेथड को कॉल करना है, अगर मैं डबल को ऐड करना चाहूँगा तो मुझे इस मेथड को कॉल करना है, और अगर मुझे लॉन्ग्स को ऐड करना है तो मुझे इस मेथड को कॉल करना है। तो बेसिकली इन्फोर्समेंट है, यूजबिलिटी के प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो हम ये काम करने के लिए हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग के रूल के मुताबिक जो मेथड का नेम है वो चेंज नहीं हो सकता। तो आप अगर फर्ज करें इसके आपने डिसाइड किया इसका नाम होना चाहिए ऐड, तो तीनों के तीनों मेथड्स का नाम ऐड ही होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 में आपको जो चेंज कर सकते हैं वो देख लें। रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो इस वक्त जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो रिटर्न टाइप पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती हैं। तो फ़िलहाल आप दो चेंजेस कर सकते हैं। चेंज नंबर 1, या तो डेटा टाइप चेंज करें, नंबर 2 या नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स चेंज करें, आर्गूमेंट्स की लिस्ट चेंज करें। इन दोनों में से आपको कोई एक या दोनों चेंजेस करेंगे तब ही वो कोड ओवरलोडिंग में से गुजरेगा, वरना ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, इसको देख लेते हैं अभी आपके सामने क्या हुआ है। हमने एक कोड लिखा है जी, ऐड ये। अब बेसिकली अगर आप गौर कीजिएगा, रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया था इन सब का नाम एक ही होगा, मेथड नेम सबके सिमिलर ऐड। दूसरा नंबर मैंने कहा था कि हमें किसी एक चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, या नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को या डेटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट को। तो आप देखें कि हमने यहाँ पे इंटीजर के साथ काम चलाया है, यहाँ पे डबल के साथ, यहाँ पे लॉन्ग के साथ। तो दोनों के दोनों इसमें चीज़ें पूरी हो गई है। तो अब ये मेथड ओवरलोडिंग है। अब इस मामले में जो क्लाइंट है वो सिर्फ ऐड को कॉल करेगा, कंपाइलर डिसाइड करेगा इसमें से किस वाले मेथड को इन्वोक करना है, क्या उसको ऐड को इन्वोक करना है, क्या इसके डबल वाले ऐड को इन्वोक करना है, या उसको लॉन्ग वाले ऐड को इन्वोक करना है। तो इट्स डिसीजन, इट्स द वर्क फ्रॉम कंपाइलर। अब इसकी टेंशन हमें नहीं होगी। अब इसको देख लेते हैं रन टाइम पे कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोड लिखा है, इस कोड में हमारे पास 3 मेथड है। वही मेथड कॉलिंग हुई है ऐड के नाम से, यहाँ पे मेथड कॉल हुई है ऐड के नाम से, या मेथड कॉल हुई ऐड के नाम से। तो अब देखें जो क्लाइंट है वो रिलैक्स हो गया, वो जस्ट ऐड लिखेगा, अपनी आर्गूमेंट पास करेगा, वो बाकी चीज़ें कंपाइलर पे छोड़ देगा। अब होगा क्या, जैसे ये पहली वाली लिस्ट एग्जीक्यूट होगी, कंपाइलर साहब क्या करेंगे, कंपाइलर यहाँ से जाएगा कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसका नेम है ऐड, और उसको नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास हो रहे हैं वो है जी 2, और उनकी डेटा टाइप है इंटीजर। तो वो इसके साथ इसको मैच करेगा, मैच करने के बाद उस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेगा। इसके बाद जब यहाँ पे कंपाइलर आएगा तो वो देखेगा कि ऐसा कौन सा मेथड जिसका नाम है ऐड, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स है 2, और डबल टाइप का डेटा उनको पास किया जा रहा है। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, उसको रिप्लेस करके डिफाइन करके कॉलिंग करके वापस इस स्टेप पे वापस आ जाएगा। इस जगह पे कंपाइलर क्या करेगा, अगेन ऐड को देखेगा, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को देखेगा, और इनके देखने के बाद देखेगा कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लॉन्ग के साथ या फ्लोर के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, तो वह इसके साथ इसको कॉल करेगा, तो ये काम चला लेगा। तो इस तरह से कंपाइलर को यूज़ करते हुए हमने रिलैक्स किया है क्लाइंट को, और ये जो चीज़ है ये है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है जी, आई होप कि मैंने इसकी डिटेल में बहुत नहीं गया, वो इसकी रीज़न ये थी कि आपने ये C++ में प्रॉब्लम सॉल्विंग में पढ़ा होगा, तो इसलिए मेरा ख्याल आपको इसका आइडिया तो होगा। जैसे हमने देखना है कि यहाँ पे वो कैसे काम कर रहा है। नहीं जी, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, वो टॉपिक तो नहीं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं जी। मैं अब आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। अब आपने कोशिश देखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इम्पोर्टेंट है, हमारे पास इन अनफॉर्चुनेट लैब नहीं चल रही इस वक्त, तो अगर वो हम लैब का जो काम है ऐसे ऑनलाइन सेशन से करने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है हम इसको ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो पहला प्रॉब्लम जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो ये है, एक मेथड लिखें जो रेज टू पावर कैलकुलेट करे। रेज टू पावर एग्जांपल है 2 रेज टू पावर 3, ये कैलकुलेशन आपने करनी है। तो अब अगर आपको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। ये जो काम हमने करना है इसका मतलब है एक हमें ऐसा मेथड है
जिसमें कोई ना कोई नेम होगा, आप उसका कोई भी नाम सजेस्ट कर लें। नंबर 2, उसमें हमें एक आर्गूमेंट चाहिए होगा बेस, और एक आर्गूमेंट चाहिए होगा जो उसकी पावर होगी। तो इस तरह से वर्किंग परफॉर्म करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं जी, मैं आपको उसका कोड अभी डिस्प्ले भी कर देता हूँ, लेकिन डिस्प्ले करने से पहले अगर मैं ये इस चीज़ को आपको शो करूँ थ्रू विजुअल स्टूडियो। जी, आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसको ये विजुअल स्टूडियो डिस्प्ले नहीं हो रहा? हेलो। वो कहाँ गए भाई सर जी? हो रहा है सर हो रहा है। सब सर हो रहा डिस्प्ले। है, बस ठीक है ठीक है ठीक है। सर शो तो हो ये रहा इशू आ रहा है। चलो जी बच्चों, मैं शुरू करता हूँ। हमने क्या करना है जी, क्लास पे मूव करेंगे तो सबसे पहले जी पब्लिक नाम भी लिखें तो काम चल जाएगा हमारा। स्टैटिक है, इसकी रिटर्न टाइप हम डबल कर देते हैं कि डबल रिटर्न करेगा। अगर आप इसका बगैर भी चलाना चाहते हो अप टू यू। नाम इसका मैं रखने लगा हूँ जी रेस टू पावर। अब मेरा आपको समझ आ गई होगी कि मैंने जब नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो किया तो RTP ये कैपिटल क्यों है। तो ये जो स्टाइल मैंने फॉलो किया है जी पास्कल स्टाइल है। तो मैंने कहा यहाँ पे हमें इंट टाइप का दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें यहाँ पे चाहिए होगा उसके बेस नंबर। अच्छा, यहाँ पे जो बेस मैं लिखूंगा साथ ही आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये कीवर्ड है, तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ इसके साथ, ताकि कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होगा पावर नंबर। तो रेस और पावर ये दो चीज़ें हमें चाहिए। तो अब रूल ऑफ थंब के मुताबिक क्या है, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ जी डबल रिजल्ट एक वेरिएबल लेते हैं। अब हमें एग्जीक्यूट करनी होगी फॉर लूप, मतलब बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दो। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। अब देखें अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो व्हाट विल हैपन, ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा, प्रॉब्लमेटिक कर देगा। तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, फिर 1, उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू पावर, मतलब जितनी वो पावर देगा उतने टाइम खुद को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद आई को प्लस प्लस कर देना। अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने करना क्या है कि जो बेस नंबर है उसको खुद से मल्टीप्लाई करना है उतने टाइम, और उसको सेव करना है जी रिजल्ट के अंदर। ये है जी वो जो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये सारा काम वो कर चुका होगा तो आखिर में हम रिटर्न कर देंगे जो भी रिजल्ट की वैल्यू होगी। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसके बाद आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ आपके पास आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं लिखा उसने कहा जी अनअसाइन, आपने इसको असाइन नहीं कोई वैल्यू की, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन कर दें, दैट मस्ट बी 1 कर दें या 0 कर दें, जो भी आप फीड करते हैं कि इसकी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 भी हो जाए तो वो 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारे पास एक मेथड है। इसका अगर शॉर्टकट आप लिखना चाहते हैं तो वो आपको पता ही होगा, दैट इज़ रिज़ल्ट स्टार बेस स्टार इक्वल बेस नंबर। तो ये इसके दोनों में से जो भी आपको सूट करता है, ये इसका शॉर्टकट है, ये इसका डायरेक्ट है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, हम यूज़र से पूछना चाहेंगे कि भाई आप ज़रा हमें बताएं कि बेस क्या है और क्या कैलकुलेट करनी है। तो हमें यहाँ पे इंटीजर टाइप के दो नंबर चाहिए होंगे, एक तो बेस नंबर चाहिए होगा। अगेन ये जो बेस नंबर लिख रहा हूँ ये, और ये जो बेस नंबर लिख रहा हूँ, इनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जैसे ही ये लास्ट कर्ली ब्रेसेस कॉल होगी तो यहाँ तक जितने भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं, जितनी भी वैल्यूज़ आपने यूज़ की हैं, सब की सब वैल्यूज़ डिस्कार्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद कंपाइलर को नहीं पता बेस नंबर पावर नंबर क्या चीज़ है। तो बेस नंबर हम ले लेते हैं जी, उसके बाद ही ले लेते हैं पावर नंबर। अब हम कंसोल पे जाके console.write पे जाके अवाम से पूछते हैं भाई कि आप क्या चाहते हैं हमसे। तो सबसे पहले है जी एंटर बेस नंबर, कि जिसकी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो होगा क्या, बेस नंबर के साथ हमें करना क्या पड़ेगा, चूँकि ये इंटीजर है तो इंटीजर डॉट पार्स, इसकी हम पार्सिंग करेंगे और इसके अंदर जाके कंसोल डॉट रीड लाइन, इसके अंदर कंसोल पे जाके इस लाइन को रीड करेंगे। ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी बेस नंबर। तो इसी तरह से जनाब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी कंसोल डॉट राइट पे, और यहाँ पे हमें एंटर करना जी एंटर पावर नंबर।
कि जहाँ तक आप मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पावर नंबर हमारे पास है उसमें जाके हम पार्सिंग करेंगे। पार्सिंग करने के बाद कंसोल से कहेंगे कि आप जो भी यूज़र ने इनपुट किया उसको रीड करो। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। इन वैल्यूज़ को आने के साथ ही अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉल करना पड़ेगा जो रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, किसी मेथड किसी वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी इंटीजर रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, तो ये मैं कॉल करने लगा हूँ जो रेज़ टू पावर मेथड है। तो इसको मैं पास करूँगा नंबर एक बेस नंबर, ठीक है, और उसके बाद इसको मैं जो पावर नंबर है वो कॉल करूँगा। तो इसके बाद सिंपली क्या होना चाहिए, वी हैव टू डिस्प्ले और कंसोल डॉट राइट लाइन। अच्छा जी, जो लास्ट टाइम आपका प्रॉब्लम चल रहा है वो ज़रा उसको भी जिक्र कर दें ज़रा। अब हमें यहाँ पे लिखना है कुछ इसको इस फॉर्म में। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा है सी आउट, ये लिखा है कि बेस नंबर बेस टू पावर इज, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ जो आपने सी प्लस प्लस में किया था। तो यही काम सी प्लस प्लस में अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो मुझे ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले जैसे मैं बेस नंबर कॉल करूँगा, इसकी जगह मैं लिख दूँगा इंडेक्स 0। उसके बाद जहाँ पे मैं इसको कॉल करना चाहूँगा पावर को, उसकी जगह मैं लिख दूँगा 1। इस तरह से अगर और भी वेरिएबल होते, तो जैसे यहाँ पे तीसरा वेरिएबल है रन टाइम पे जिसकी वैल्यू हमने लेनी है वो है रिजल्ट, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2। अब क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, तो इसकी वैल्यूज़ के लिए हम कॉमा लिखेंगे। कॉमा के बाद मैं चाहता हूँ कि 0 जिसके साथ रिप्लेस हो वो नंबर यहाँ पे आ जाए, तो मैं चाहता हूँ 0 रिप्लेस हो बेस नंबर के साथ, फिर कॉमा, फिर हम लिखेंगे कि 1 किसके साथ रिप्लेस हो, तो हम चाहते हैं 1 रिप्लेस हो पावर नंबर के साथ, फिर कॉमा, फिर हम चाहते हैं 2 किसके साथ रिप्लेस हो, तो 2 को रिप्लेस करेंगे रिजल्ट के साथ। आई होप कि अब ये आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो अब मैं इसी चीज़ को लिखने लगा हूँ कुछ इस फॉर्म में, ये लें जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 रेज टू पावर 1 इज, वो क्या होगा जी, जो इज के बाद आएगा वो हमारे पास आ जाएगा ये वाला 1 2 वाला। तो ये सेमी कॉलन के बाद ये आ जाएगा आपका 0, ये अच्छा सॉरी 0 तो नहीं आएगा, रेज टू पावर ये ले ये ले। अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे सबसे पहले बेस नंबर पावर एंड रिजल्ट और इसको वाइंड अप कर देंगे। तो आई होप कि अब कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको कंट्रोल F5 से रन करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने कुछ मिस्टेक नहीं की तो आंसर ठीक आना चाहिए, वरना इसको डिबग कर लेते हैं। ले जी, बेस नंबर है 2, पावर है 3, आंसर शुड बी 8। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक स्टेप पीछे जाएगा। क्या आप मेरे को बता सकता क्या रीज़न हुई है जी? वापस कोड पे जाएं जब आपके सामने है, तो इसमें से कोई बंदा जो ये जज कर सके कि इसमें क्या इशू आया है। डॉक्टर साहिब जी, कोई बंदा जो उसको जज कर सके इशू क्या आया है। तो ऊपर से कोड थोड़ा दिखाइएगा। कोड डायरेक्ट कोड पे उस वक्त में नहीं नहीं, मतलब पूरा कोड दिखाइएगा ना, मतलब पब्लिक से। मैं वही डिस्प्ले कर रहा हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा है तो। ये हमारे पास मेथड है, ऊपर मेथड लिखा हुआ है, ये देखें, एक मिनट। और ये इसकी कॉलिंग हुई नीचे। नेट स्लो है, क्या से लेट हो रहा है। एक मिनट। फिर बस इसमें क्या बताना कि एरर क्या आ रहा है। एरर नहीं आया, एरर नहीं होना क्या चाहिए था, इसने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके सिस्टम से बाहर आ गया, थर्ड वैल्यू तक नहीं पहुंचा। मैं वो कहने की कोशिश करूँ कि ऐसा क्यों हुआ। सर आपने चले आई। चले मैं हाँ हाँ जी जी बताओ। सर, एक मिनट आप दोबारा पूछिएगा।
मैं बच्चे कह रहा हूँ कि देखिए इसने क्या किया है कि मैं अगर दोबारा इसको रन करता हूँ तो आप देखिएगा क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ 2 को रेज टू पावर करो 3, आंसर शुड बी 8, आंसर आ रहा है 8। भला क्या हुआ था लास्ट टाइम? इसकी थोड़ी सी गलती इसमें की है, वो ये लाइन मैंने कमेंट की है, ये लाइन। अब मैं दोबारा जाता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, अब मैं जी इसको दोबारा रन करता हूँ। 2 रेज टू पावर 3, आंसर 4 है। होना क्या चाहिए था? आंसर 8 है। इस लाइन में एक अगर आप देखें कुछ चीज़ है तो मैं आपके लिए इसको कमेंट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये सब शेयर भी कर दूंगा आपसे। अब आप देखें आंसर ठीक 8 ही आ रहा होगा। 2 रेज टू पावर 3, आंसर इज 8। क्वेश्चन है इस लाइन में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से वो आंसर 4 दे रहा, 8 नहीं दे रहा? सिर्फ इस लाइन में इशू सर है। वो इस वजह से दूसरे नंबर क्योंकि पे बार अगर बार आप लोगों ने दूसरे नंबर पे चूंकि हमने स्टार्ट किया 1 से, अगर आपने किसी बंदे ने गलती से लेस देन सिर्फ कर दिया, इक्वल टू ना किया, तब भी ये रिक्वायर आउटपुट नहीं देगा। एक चाहे 2 रेज टू पावर 3, आप देख लें 4 आ गया कि क्योंकि हमने स्टार्ट किया 1 से, एक स्टेप आगे चले गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से भी इक्वल टू करना पड़ेगा साथ ही। तो ये था जी हमारा पहला मेथड। लेकिन आपने इसमें सोचना है कि ऐसी इस लाइन में क्या चेंज करें कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, इसको डिबगिंग करेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। एक बेस नंबर की जगह रिजल्ट लिखते हैं। एक बेस कम ले रहा है वो। चलो एग्जांपल में कोड चेक कराता हूँ आपको, ये शायद इससे भी ज़्यादा मसले मसाइल में होगा। करता हूँ कि इसको कंट्रोल F5 से रन करता हूँ। होना चाहिए, मैं कहता हूँ 3 रेज टू पावर 3, क्या आंसर आना चाहिए? 27 आना चाहिए। 27 3 मल्टीप्लाई बाई 3 27 आना चाहिए। आंसर क्या आया है? 9। चलिए अब मैं इसको दोबारा कमेंट करता हूँ और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। अब मैं दोबारा रन करता हूँ इसको। 3 रेज टू पावर 3 27 होना चाहिए था। तो इसका मतलब है इस लाइन में इशू है, इस लाइन में। ठीक है, तो आप ज़रा इस पर खपाने की कोशिश करें कि कहाँ पे इशू आया, तो फिर आगे चलते हैं। तो आई होप कि इसमें कोई क्वेश्चन है जी आपका, कोई मेथड की अंडरस्टैंडिंग नहीं तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अगर देखें मैं जितना कोड लिखता जा रहा हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा, मतलब आपकी जगह ख़राब करेगा। तो इसमें हम एक काम करते हैं, अगर मुझे थोड़ा सा याद हो, शार्प रीजन, और जहाँ पे इसे ख़त्म करना आपने वहाँ पे लिखते हैं शार्प एंड रीजन। अब इससे क्या होगा कि ये एक रीजन बन जाएगा। अब मैं इसको मिनिमाइज कर सकूंगा, ये हाइड हो जाएगा। मतलब कोड लिखा होगा, ये हाइड हो जाएगा। जरूरी है कि कमेंटरी कोड को हाइड करना, किसी भी कोड को हाइड किया जा सकता है ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे बार बार। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कोड की मिनिमाइज करने का। ओके जी, अब वापस आते हैं जी आपके दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरा प्रॉब्लम ये है, ये तो मैंने कर लिया जी। राइट अ प्रोग्राम विच डिस्प्लेज द टेबल ऑन द स्क्रीन। वो जो हम बचपन में नहीं पढ़ते होते हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2। ठीक है, ये जो हम लिखते हैं, ये हमने टेबल लिखना है। अब इस टेबल की डिमांड उसने क्या बताई है? डिमांड ये है कि एक मेथड लिखना है जो कि यूजर से डेटा इनपुट करेगा। डेटा इनपुट ये करना है कि सबसे पहले बताओ टेबल लिखना किसका है, 2 3 4 5 6 10 20 50, किसका लिखना है टेबल। और नंबर 2 वो पूछ रहा है जी कहाँ तक लिखना है, मसलन 10 20 50 100 पूरा टेबल। तो 2 चीज़ें चाहिए जी, नंबर 1 टेबल कौन सा लिखना और कहाँ तक लिखना है, ये मेथड ये एक्सेस करेगा। और दूसरे नंबर पर उस मेथड का डिस्प्ले करना हमने। तो ये 2 मेथड में चाहिए, डिस्प्ले टेबल और गेट डेटा। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ विजुअल स्टूडियो पे। हमें यहाँ पे 2 मेथड चाहिए। जो मेथड नंबर 1 है उसका नाम है जी स्टैटिक रिटर्न टाइप, इसकी मैं फ़िलहाल वॉइड कर रहा हूँ। अब मसला क्या है जी, दूसरे मेथड को दोनों चीज़ें चाहिए। आपने कौन सा नंबर एंटर किया था, टेबल नंबर कौन सा एंटर किया था और कहाँ तक। अगर तो सिंपल टेबल नंबर होता तो हम उसको रिटर्न कर लेते। अब जो जो आपका होता है ना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे ही रिटर्न कीवर्ड आ जाएगा, फ़र्ज़ करें मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा था रिटर्न कीवर्ड, ये इससे आगे नहीं जाएगा। इसके आगे मैं फ़र्ज़ करें इसको लिख दूँ ना कि दुनिया बड़ी हसीन है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने आता हूँ, सी आउट तो नहीं, कंसोल डॉट राइट लाइन। ये भी आपके लिए एक मज़े की चीज़ हो गई जी। अच्छा जी, हेलो वर्ल्ड वी आर इन मेथड, ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट को चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस स्टेटमेंट ने हमारे किसी काम आई कि नहीं।
तो अब मैं क्या करता हूँ जी, इस सारे कोड को दोबारा मैं अनकमेंट करता हूँ। अनकमेंट करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, रन नहीं होगा एक्चुअली, उसकी रीज़न ये है कि मुझे इसमें मैंने ये लिखा है। चलिए अब ज़रा इसको दोबारा रन करने की कोशिश करते हैं। तो बेस नंबर है 2 3। अब वो किधर है? हेलो वर्ल्ड वी आर इन द मेथड क्लास है, वी आर इन द मेथड, वो किधर है? सर वो तो रिटर्न रिटर्न से पहले हाँ जी, बाद में खत्म हो गया, रूल ऑफ थंब ये है कि वो चलना ही जैसे नहीं। ही आप रिटर्न कीवर्ड लिख देंगे उसके आगे आप जितनी मर्जी दुख भरी दास्तान सुना दें अपनी, वो मेथड उसको नहीं सुनेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि जैसे ही मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न करना चाहूँगा तो वो तो नहीं हो सकती, इसलिए फिर हमारे यहाँ पे काम आएगा रेफरेंस। तो रेफरेंस में रेफरेंसेस सबसे काम पहले आएंगे। गेट डेटा मेथड लिखूंगा, तो जिनकी वैल्यूज को रिटर्न करना है उसको रेफरेंस के साथ पास करते हैं। रेफरेंस फर्स्ट वैल्यू है टेबल नंबर, टेबल, और दूसरी रेफरेंस के साथ है नंबर लिमिट, कि हमने इसको कहाँ तक रीड करना है टेबल को। तो कंसोल पे जाके हम राइट करते हैं और यहाँ पे जा करके मैं इसे कहता हूँ जी एंटर टेबल, कि कौन सा टेबल है जो आप हमसे इनपुट करवाना चाहते हैं, और इसको जनाब हम सेव करेंगे जो टेबल का मैथ वेरिएबल उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा जी, इंट डॉट पार्स, इंट पार्स, और उसके बाद मैं लिखूँगा जी कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पे जाकर उसको रीड आउट कर लेंगे। दूसरे नंबर पे जो हमने यहाँ पे काम करना है वो ये है कि कंसोल पे ही जाके हम, एक तो एक कांस्टेंट है ना, कंसोल पे जाके हम राइट करते हैं, और इस मामले में मैं कहता हूँ जी एंटर लिमिट। ठीक है, कि कहाँ तक आप इसको चाहते हैं कि यह डिस्प्ले हो आपको। तो उसके लिए जनाब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा वापस जाएंगे तो लिमिट के साथ इंशाल्लाह हम इसको लिखेंगे जी इंट डॉट पार्स एंड कंसोल डॉट रीड लाइन। तो ये हमारा यहाँ पे काम आ जाएगा जी। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ तक वैल्यू एक्सेस हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं जी ऐसा हुआ कि नहीं। इस सारे रीजन को मैं दोबारा कमेंट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रेस करता हूँ। रेस नहीं किया, वैसे इसी के अंदर ही है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा जी इंट टेबल नंबर, और दूसरे नंबर पे मैंने लिखा इंट अपर लिमिट, कि कहाँ तक आपने इसको पढ़ना है। ये जान के मैंने चेंज किया था कि आपको ये ना लगे कि दोनों में एक ही चीज़ है। तो अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ जी गेट डेटा को मेथड को, और उसको ये टेबल नंबर पास करता हूँ, और उसको ये मैं अपर लिमिट पास करता हूँ। अच्छा जी, अब मेथड के बाद जाके मैं जस्ट लिख रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, जस्ट कुछ भी नहीं लिखूंगा, बताने का मकसद है कि वी आर हियर। तो देखना ये है कि क्या इसने वैल्यूज में चेंज किया कि नहीं किया। डेफिनेटली इट शुड बी रेफ, क्योंकि रेफ के साथ कॉल किया इसलिए इसने एरर दिया है। नहीं जी, मैं इसको ज़रा अब लेके आता हूँ इस जगह पे, और इसको रन करता हूँ डिबगिंग मोड में। ओहो, ये कह रहा है वापस आए यार लिमिट यूज ऑफ। अच्छा, बेसिकली चूंकि हमने इसको आउट किया है ना, तो रेफ किया है ना, तो वो कह रहा है इसकी वैल्यू पास करो पहले। अब दो तरीके हैं, या तो इसको आउट कर दें जैसे यहाँ पे किया है, या तो आप इसको आउट कर दें। अगर आउट नहीं करना तो वैसे आसान तरीका ये है कि आप इसको इनिशियलाइज कर दें। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट है 0, और इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट है 0, तो ये बेचारा फिर माइंड नहीं करेगा। आई होप ओके, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग ओके जी। वापस आते हैं जी, हमने कहा जी कि 2 का टेबल लिख दें और इसको 10 तक लिख दें। तो अब ज़रा वापस आते हैं जी हमारे कोड के ऊपर। ये देखें, जब जिसको कोड पास किया गया है, बल्कि नहीं, मुझे एक स्टेप वापस जाना होगा आपको डिस्प्ले करने के लिए एग्जैक्ट चीज़। नहीं जी, ये जो मैंने ये काम किया इसके ऊपर भी एक मैं लेके आता हूँ ताकि आप उस मेथड तक पहुँच सकें। अच्छा देखिए, इस वक्त टेबल में है 0 वैल्यू, अपर लिमिट में है 0 वैल्यू। अब मैं F11 प्रेस करता हूँ, मेथड कॉल हुआ। जैसे मेथड कॉल हुआ तो टेबल में वैल्यू है 0, लिमिट में वैल्यू है 0, और उसके बाद हमने वैल्यू इनपुट दी है। हमने कहा 2 का टेबल लिख दो, और कहाँ तक लिख दो जी, इसको 5 टाइम लिख दो। अच्छा, रूल के मुताबिक जैसे ही ये वैल्यू डिस्कार्ड यहाँ पे आएगा तो जो जो वैल्यू इसके अंदर है वो सब डिस्कार्ड हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमने इसको रेफरेंस के साथ पास किया, अब ये इस टाइम ऐसा नहीं होगा। मैं अब इस मेथड से बाहर आया, मेन में वापस आ गया। अब आप देखें टेबल की वैल्यू है 2, अपर लिमिट है 5।
तो ये बेनिफिट हमें मिला जब हम रेफरेंस कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ भी वैल्यू चेक कर लें, 2 और 5 भी आपको नज़र आएगी। तो ये चीज़ आई होप कि अब आप इसकी अंडरस्टैंडिंग में जा चुके होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा हमने काम करना था वो ये है कि एक मेथड लिखना जो इसको डिस्प्ले करेगा। तो स्टैटिक रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, तो डिस्प्ले टेबल उसका नाम था। अब इसको हमें 2 वैल्यू पास करनी है। नंबर 1 तो इसको टेबल पास करना है, नंबर 2 इसको लिमिट पास करनी है कि कहाँ तक टेबल को डिस्प्ले करो। तो इसके लिए हमें क्या करूँगा जी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 इसलिए कर रहा हूँ कि वो मल्टीप्लाई होकर 0 ना हो जाए। आई लेस देन, जो कि 1 से स्टार्ट किया, मस्ट बी इक्वल टू। अगर ये नहीं करेंगे कहाँ तक चलेगा जी, लिमिट तक, अपर लिमिट तक। और उसके बाद आई को हम प्लस प्लस करेंगे, और प्लस प्लस करने के बाद हम सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम लिखें जी कंसोल डॉट राइट लाइन। मैं पहले आपको बताऊँ मैं क्या करना क्या चाह रहा हूँ। आप लोगों ने सी आउट ये किया होगा। मैं चाहता हूँ जी 2, टेबल का नाम वो है जी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, ये करना चाह रहा हूँ। उसके लिए आप सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, आप सी प्लस में इसको करेंगे सी आउट टेबल, उसके बाद एक्स का साइन, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी जो आई की वैल्यू है वो, उसके बाद आप इसको इक्वल टू को डिस्प्ले करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, टेबल को मल्टीप्लाई कर देना आई के साथ। ये करना जी आपने। अब इस चीज़ को मैं सी शार्प में करने लगा हूँ, आई होप कि आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जी कि हमें 0 इंडेक्स पे वो टेबल शो करना है जी, जो है तो वो 0 इंडेक्स पर टेबल आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 1 फर्स्ट इंडेक्स पे मैं आई शो करूँगा, इक्वल टू सेकंड इंडेक्स पे इनकी मल्टीप्लिकेशन शो करूँगा। तो आप दोबारा देख लें कि जो टेबल की वैल्यू है वो शो करो, आई की वैल्यू है वो शो करो, और इसके बाद टेबल को मल्टीप्लाई कर देना आई की वैल्यू के साथ। आई होप कि ये चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी। तो अब मुझे जनाब इसको कॉल करना है, तो टेबल अपर लिमिट को कॉल किया, और एक मेथड यहाँ से मैं कॉल करने लगा हूँ जिसका नाम है जी डिस्प्ले टेबल। इसको मैं दोबारा अगेन टेबल नंबर पास करूँगा और अपर लिमिट पास करूँगा। आई होप कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। कंट्रोल F5 अगर हमने कुछ गलत नहीं किया। 2 का टेबल हमें लिख दिया जनाब 10 टाइम तक। तो अब आप देख सकते हैं जी 2 ये ठीक है जी। अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, नॉन ग्रेडेड। इसका मतलब है आपने एक होमवर्क के लिए सर कहता हूँ मैं, जी 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 बोले बोले। सर ये जो आप कोड लिखते हैं सर, इनकी कॉपीज हमें ग्रुप में भी भेज दिया करें। हाँ जी, मैं अभी अभी अपलोड करने लगा हूँ। अब आपने बच्चों एक काम करना है, ये आपके लिए एक होमवर्क असाइनमेंट है। मैंने आपको इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन सोल्यूशन से पहले आपने खुद खपना है। खपने के बाद आपको इसका सोल्यूशन डेफिनेटली इसमें इसके अंदर ही है, लेकिन प्लीज़ चेक योर सेल्फ के क्या आप इस लेवल तक पहुंच सकें कि मेथड लिख सकें। आप लोग बचपन में जब छोटे छोटे होते थे तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, बिल्कुल छोटे छोटे, एक एक 2 सालों के। तो उसमें आपने जी क्या सर। काम करना है, 3 मेथड लिखने हैं। पहला मेथड है इनपुट डेटा। इनपुट डेटा में आप लोगों ने वैल्यूज़ लेनी है जी ए की, बी की और सी की। ठीक हो गया। उसके बाद ये वैल्यूज पास होंगी कैलकुलेट इक्वेशन को। ये इक्वेशन कैलकुलेट करेगी इसके दोनों रूट्स, एक इसके 2 रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रूट कैलकुलेट करना है। वो किसके थ्रू करना है जी, कैलकुलेट इक्वेशन के मेथड के थ्रू। और उसके बाद इसके जो आंसर आएगा उसको आपने थर्ड मेथड है प्रिंट का, उसके थ्रू इसको डिस्प्ले करना है। ये है जी आपका काम। नेक्स्ट लेक्चर अगर आप इसको ना कर पाए तो मैं इंशाल्लाह जी आपको सारा दोबारा कोड करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जितनी भी एफर्ट कर सकते हैं करें। अगेन जो मैं आपको होमवर्क देता हूं इसका मकसद सिर्फ सर लर्नेबिलिटी, आपको सिखाना मकसद है। तो इस बार कोशिश करें किसी मार्क्स के अलावा कुछ और चीज़ों को सोचें। तो अब आपके माइंड में किसी किस्म का कुछ क्वेश्चन है, मतलब इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ा है, यू आर वेलकम टू आस्क। सर आपने अभी कहा सजेशन देनी है, तो अभी हम सबकी यही सजेशन है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर दिया करें। आप इजी फील करते हैं, हम भी इजी फील करते हैं, तो यूनिवर्सिटी जो मर्जी कहे सर फिर तो। चलो वो भी ठीक है। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, वो जो मैंने चैनल क्रिएट किया ना लास्ट टाइम, वो मैंने
क्रिएट कर लिया शुगल में ही, क्योंकि ज़रूरत थी लास्ट लेक्चर में, लास्ट जो सेमेस्टर में। आप बिलीव करें मुझे इस बार ना इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है कि जी ऊप के लेक्चर से रिकॉर्ड करके दें। मसलन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बाहर भी जो कुछ लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो मैं कोशिश है कि मेरे लिए तो वो भी सूटेबल हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ लेक्चर ऐसे जो रिकॉर्ड नहीं प्रॉपर हो सके, उसमें सबसे पहले हमारा खुद का नुकसान हुआ। ये चैनल की बात नहीं कर रहा कि आप लोगों तक वो लेक्चर नहीं पहुंच सके, वो रिवाइज हो सकेंगे। तो अगर आपको इवन अगर आपने गौर किया होगा उस चैनल को, अगर आप जाके देखेंगे उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपने लास्ट टाइम पढ़ी है ना, उसके लेक्चर्स भी हैं। जी सर। ठीक है जी सर। तो वो ये सब के सब चीज़ें आपके साथ चलेंगी। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स आपकी जान नहीं छोड़ेगा। अभी आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा, अब उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेगा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ऐसे ही है। इसके बाद जी उसका आप सर। पढ़ेंगे आर्किटेक्चर डिज़ाइन, फिर उसमें से पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, फिर आप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, फिर आप इस तरह करते करते उसमें से कितनी ब्रांचेस बाहर निकली, फॉर्मल मेथड निकलना उसमें से। तो अगर आपका बेस ही ठीक ना हुआ तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पूरी कोशिश करूँगा किस तरह ये आप तक चीज़ें पहुँचाऊँ थ्रू रिकॉर्डिंग या जैसे भी ये, ताकि ये ना इम्पोर्टेंट है लर्नेबिलिटी। जैसे आपको फिजिबल लगता है मैं कोशिश करूँगा उसी के प्लेटफॉर्म से फॉलो करूँगा। लेकिन इस पूरे कोर्स में एक चीज़ ख़ास है कि मैं मिनिमम लेवल पे स्लाइड यूज़ करूँगा, मैक्सिमम लेवल पे विजुअल स्टूडियो यूज़ करूँगा। अगर आपको फील होता है कि कोड में अगर आपको स्लाइड में से समझा दूँ तो मेरे लिए वो भी ओके है, मुझे कोई मसला नहीं है। सर नहीं तो अगर आप करके जी जी दिखाएं। हाँ जी, तो अगर आप कहते हैं जी कोड कोड करना है तो मेरी आदत होती है कि मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन करके सब वहीं से प्रैक्टिकल करके चीज़ों को दिखाता हूँ कि ज़्यादा फिजिबल कौन सी चीज़ है आपके लिए। लेकिन जो मैं काम करता हूँ इसको 5-10-15 मिनट लगा के ना डेली बेसिस पे इसको कम से कम कोड को करके देखें। अगर आप कह रहे हैं कि मैं जी इसको सर, सिर्फ जो लेक्चर देखे जा रहे हैं तो उसका बेनिफिट कोई नहीं होगा आपको एट द एंड। यही सर जो आज आपने करवाया वो पहले किया हुआ था। हाँ, इसको करके देखो।